चाहिए तो उसका पहला नतीजा फेडरेशन का सबसे बड़ा हाउस टूटेगा, सेनेट ऑफ पाकिस्तान। इसलिए टूटेगा कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो आईसीटी एक 4 सूबे हैं, चारों सूबों की बराबर नुमाइंदगी है। जो सबसे बड़ा सूबा है आबादी वाला पंजाब उसकी, और जो सबसे छोटा सूबा है आबादी वाला बलूचिस्तान उनकी, वहां नुमाइंदगी बराबर है। इसलिए इसको हाउस ऑफ फेडरेशन कहते हैं। वो क्यों टूटेगा? इसलिए कि अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं होते तो फिर जो इलेक्शन अगले साल 2024 की फरवरी में होने हैं और मार्च के पहले हफ्ते में, जिनके नतीजे में चेयरमैन सेनेट आना है वो नहीं आ सकेगा, डिप्टी चेयरमैन नहीं आ सकेगा, 50% लोग रिटायर होने हैं, उनकी जगह पुर नहीं होगी, तो सेनेट टूट गया। ये ज़ियाउल हक साहब के बाद दूसरी दफा सेनेट टूटेगा और उसका नतीजा हम अभी तक भुगत रहे हैं जो पहली दफा टूटा था। दूसरी बात, आप जो दिसंबर के महीने की तकरीर निकाली है शेख मुजीबुर रहमान की, जिसमें वो कह रहा था कि 300 सीटों में से 313 सीटें थी, 300 पे इंतखाब हुआ था। वो कहता है 186 मेरी हैं, दूसरे सारे मिला के 151 नहीं बनते। 151 पे गवर्नमेंट बन रही थी। वो कह रहा था मैं आपसे क्या मांगता हूं, क्यों मुझे गोलियां मारते हो, ये मैंने तुम्हें खरीद के दी हैं। मैं तुमसे ये मांगता हूं इलेक्शन का नतीजा मानो, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग बंद करो, लोगों के फैसले के मुताबिक जिनको वोट मिला है उनको इक्तदार दो। हमने उसको इक्तदार नहीं दिया, हमने उसकी अक्सरियत तोड़ डाली पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के जरिए से, साथ मुल्क भी तोड़ डाला। बदकिस्मती की बात यह, आज जो पहला सेनेट टूटने का खदशा मौजूद है, मैं कौम के सामने दूसरा एक इससे भी ज्यादा अहम इशू रखना चाहता हूं। इलेक्शन कमीशन ने कहा क्या है? इलेक्शन कमीशन को पता था 8 तारीख को कि 16 तारीख को एक हमला हो जाएगा। 8 तारीख को उन्होंने, ये इलेक्शन कमीशन का, मैंने इस पे वीलॉग भी किया था, मैंने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, मैंने इस पे मीडिया टॉक भी की, मैंने इस पे कॉलम भी लिख के कौम को आगाह किया। वो सारा आप जानते हैं क्या फ्रॉड हुआ। मान लीजिए वो फ्रॉड नहीं है, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, अगर ये 2 बातें मैं रखने लगा हूं आपके सामने। आईजी पंजाब जो खुद बहुत संगीन ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में मुलविस है, उसका और चीफ सेक्रेटरी की बात मान के आप कहते हैं आइन के 90 दिन का मतलब है 190 दिन, या ज़ियाउल हक साहब वाले 90 दिन, या 11.5 साल, या मुशर्रफ वाले 9.5 साल। तो उसका मतलब यह हुआ कि कल कौमी असेंबली के लिए कोई सुपर आईजी उठेगा, वो ले आएगा अपनी रिपोर्ट, कोई चीफ सेक्रेटरी का उठेगा, उसका भी वो अबुल चीफ सेक्रेटरी आ जाएगा, वो अपनी रिपोर्ट ले आएगा। तो मुल्क में तो आइन नहीं रहा, फिर आपने दूसरा क्या तोड़ा? आपने आइन तोड़ दिया। उस पर मेरी पहले दिन से पोजीशन है, आर्टिकल 6 बनता है, इट्स ओनली क्वेश्चन ऑफ टाइम। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई तो जो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के साथ साथ आर्टिकल 6 के जो मुल्जमान हैं उनको कटहरे में भिजवाया जाएगा। तीसरा इसका एक पहलू मैं आपके सामने, जो और भी खतरनाक है, वो आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। वो पहलू ये है कि ये कहते हैं कि मुल्क में जनरल जिया के तैयारे का हादसा हुआ, बीबी की शहादत हुई, दोनों दफा इलेक्शन डिले हो गया था। मैं आपके सामने यह सवाल रखना चाहता हूं, क्या उस वक्त मुल्क में जब ज़ियाउल हक के तैयारे का हादसा हुआ मुल्क में आइन था? आपको पता है ना, नहीं था। आइन मुअत्तल था। कॉन्स्टिट्यूशन वॉज हेल्ड इन अबेंस, ताकि निशियां पर रखा हुआ था 1973 का मुत्तफिका आइन। आइन नहीं था। मुशर्रफ के दौर में जब बीबी की शहादत हुई उस वक्त भी सुपर इमरजेंसी में मुल्क था, अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मावराए आइन एक निजाम था। आप किस चीज से किस चीज को कंपेयर कर रहे हैं? आज आइन मौजूद है। इसलिए जो तीसरा नुक्ता मेरा यह था कि अगर कोई शख्स आइन को नहीं मानता और वो कहता है कि उन 2 मिसालों को सामने रख के आप आइन मुअत्तल किए बगैर इलेक्शन आगे ले जाओ, तो वो नहीं हो सकता। आइन को जो मुअत्तल करेगा उसको कौम देख लेगी, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम भी उसको देख लेंगे कि किस तरह कोई पाकिस्तान में आइन मुअत्तल करता है। चौथी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं,
वो भी बड़ा खतरा है जो पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त मंडरा रहा है। और वो बड़ा खतरा क्या है? फैसले कौन कर रहा है? इस्राइल के साथ ट्रेड शुरू हो गया। क्या काबीना का फैसला है? क्या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का फैसला है? क्या पाकिस्तान की पार्लियामेंट का फैसला है? क्या यह वजारत खारजा का फैसला है? या यह बंद कमरे का कोई फैसला है? आप देख लें, रात को जो इंफॉर्मेशन सामने आई है आपके, वो पूरी कौम देख रही है। यह गद्दारी है फलस्तीन के कॉज से, यह गद्दारी है किबला अव्वल से, और यह गद्दारी है उस सारे मौक़िफ़ से जो हजरत कायद आज़म अलैहि रहमत ने अपनाया था कि 2 नेशंस थ्योरी विद द कैपिटल ऑफ पैलेस्टीनियन इन जेरूसलम, के बाद 2 अक़वाम, लेकिन जो किबला अव्वल है उसकी वो होगा फ़लस्तीन का दारुल खिलाफा। ये उस पूरे कॉज से, कायद आज़म के कॉज से भी गद्दारी है। इसकी वजाहत करें खास तौर पे वो मौलवी साहब जो कहते थे इमरान खान यहूदियों का एजेंट है। इसराइल में कौन सी रियासत है? क्रिश्चियन नो, बौद्ध नो, हिंदू नो। मैं इससे आगे नहीं जाता, मैं सवाल कर रहा हूं कौन सी रियासत है, उनका कौन एजेंट इस वक्त गवर्नमेंट में बैठा हुआ है? और अगर कोई एजेंट नहीं है तो गिरफ्तार करो उनको, जो ये सारे कहते हैं कि जी वहां पे कंटेनर चला गया है। उससे पहले उनको भी गिरफ्तार करो जो डेलीगेशन पाकिस्तान के गए थे, इसलिए कि पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि इसराइल में आप नहीं जा सकते। ये इमिग्रेशन लॉ से गद्दारी है, ये पाकिस्तान की सालमियत से और पाकिस्तान की जो इंटेग्रिटी है उससे भी गद्दारी है। और इससे बड़ी संगीन गद्दारी अगर कोई मादरे वतन की पूरी तारीख बदलने के लिए अकेले किसी कमरे में बैठ के या 10 बंदे या 50 बंदे या 80 बंदे कैबिनेट के बैठ के फैसला करते हैं और हमें अंधेरे में रखा जाता है कौम को, तो ये अंधेरे में रहने का दौर नहीं है। ये दौर, ये बच्चे जो नौजवान बैठे हुए हैं, ये सिर्फ टेलीविजन पे हमें नहीं दिखाते, ये हमें 100 जगह इनके पास और फोरम है जिसमें ये हमें दिखाते हैं। उन सारे फोरम्स के ऊपर 2 बातें आखिरी करके, मैं कोई क्वेश्चन हुआ तो मैं ले लूंगा। पाकिस्तान के वकला ने यह फैसला किया है कि हम आइन की बालादस्ती उसके लिए और रूल ऑफ लॉ के लिए हम हर कुर्बानी देंगे, हर जिद्दोजहद करेंगे। और जो पहला हमारा लॉयर्स कन्वेंशन हुआ है उसके जवाब में वो जो खातून पाकिस्तान के निज़ाम अदल, वो पाकिस्तान की गवर्नेंस, वो पाकिस्तान की सियासत, वो पाकिस्तान की रियासत के ऊपर जो फ्राइंग पैन से गर्म करके इस्त्री चला रही है, वो ये कहती है कि मैं भी अपने सरकारी वकीलों का कन्वेंशन करूंगी। हम जजेस सबका एहतराम करते हैं इसलिए कि वो सुप्रीम कोर्ट है, 1973 के आइन में दी हुई सुप्रीम कोर्ट है। 12 अप्रैल 1973 से पाकिस्तान में नाफिजशुदा आइन की सुप्रीम कोर्ट है, उन सब का एहतराम किया जाना चाहिए। और जो उनके अंदरूनी मामलात हैं उनको पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। नवाज शरीफ साहब ने, आखिरी बात मैं कहने लगा हूं, कल नवाज शरीफ ने कहा है मफरूर, सजा याफ्ता, सर्टिफाइड करप्ट, मनी लॉन्ड्रिंग का मफरूर, अदालती मफरूर किसी के कहने से कोई नहीं होता। जिस तरह कहने से अगर हो तो आपने लतीफ़ा नहीं सुना कल कि वो जो फ्राइंग पैन वाली इस्त्री वाला टीम में से एक खातून कह रही थी कि अगर कोई इलेक्शन से भाग रहा है तो वो इमरान खान है जो भाग रहा है। उसने नवाज शरीफ का नाम भी इमरान खान रख दिया, उसने मरियम नवाज का नाम भी वही रख दिया, उसने शहबाज हमेशा कहता था मेरा नाम बदल देना, उसने चचा का नाम भी बदल के रख दिया है। इलेक्शन से भागने वाला इमरान खान है। जो मैं आपसे आखिरी गुजारिश कर रहा था, सवाल यह है कि मफरूर ये सवाल करता है पाकिस्तान की आईनी अदलिया से कि तुम मुझे बताओ कि अगर इतने बेंच मैं मेंबर ना हूं, इतने बेंच हूं, तो वो फैसला कौन मानेगा? ये अदलिया से उसने सवाल किया, पाकिस्तान के निज़ाम अदल से सवाल किया।
अदालत इसका नोटिस ले या ना ले, दैट्स नॉट माई कंसर्न। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका नोटिस लेती है। उसके जो 7-8 सवाल थे, उनके सवालों के जवाब में सिर्फ 2 सवाल हम करते हैं। वो कहते हैं कि पता ही नहीं चल रहा कि कौन इंसाफ करेगा। सिर्फ 2 चीजें हैं जिनका पता नहीं चल रहा। एक, ये बता दो आज कौम को नवाज शरीफ कि जिन हलाल की कमाई अब्बा ने मेहनत की कमर बांधी, दुबई गए, वहां से जाके वो पहुंचे जिन मालात में तुम रहते हो, सबसे महंगे इलाके में, मेफेयर अपार्टमेंट्स, उसकी रसीद दिखा दो। पहला सवाल। दूसरा, उसका मनी ट्रेल दिखा दो। दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल, NRO प्लस लिए बगैर पाकिस्तान की किसी अदालत में पेश होकर दिखा दो। इन मुश्किल तरीन हालात में इमरान है जो सिविल जज के पास पेश हुए, सीनियर सिविल जज के पास पेश हुए, एडिशनल सेशन जज के पास पेश हुए, सेशन जज के पास पेश हुए, मेरे साथ पेशावर में हाई कोर्ट में पेश हुए, वकला के साथ लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए, मेरे साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। कोई बैंकिंग जज, कोई स्पेशल जज सेंट्रल, कोई दहशत गर्दी की अदालत ऐसी नहीं है। ये बुजदिल आदमी है, छुपा हुआ है जमान पार्क में। और जो लंदन का एक जिला है, लंदन, वो जो ग्रेटर पाकिस्तान उनका है, गरीबों का नहीं है, उसके एक मोहल्ले, पाकिस्तान के मोहल्ले मेफेयर में रहता है। वो बड़ा ही बहादुर आदमी है। मैं वार्न करना चाहता हूं गवर्नमेंट को, और मैं वार्न करना चाहता हूं पाकिस्तान की कौम को कि ये वक्त ऐसा है जिस वक्त पे अगर आइन एक दफा मुतनाज़ा बना दिया गया या हाउस ऑफ फेडरेशन तोड़ दिया गया, तो मेरा सवाल नवाज शरीफ अगला तुमसे यह है, तुम में हिम्मत है कि तुम दोबारा से आइन ये बना सको? सूबे तुम्हारे किसी फार्मूले पे मुतफिक हो सकते हैं? तुम्हारी क्रेडिबिलिटी है कोई इस आइन को, या शहबाज के इस आइन को, या फ्राइंग पान की स्त्री वाले इस आइन को कोई तस्लीम करेगा? ये फेडरेशन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम तो आज नहीं परसों इलेक्शन हो जाएगा, हम तो इलेक्शन के लिए तैयार हैं। हमसे जितना लड़ोगे हमारी मुहिम तेज होती गई है। सारे गुर, सारे हुनर, सारे तीर, सारी गिरफ्तारियां, सारे मुकदमे, सारे नामालूम अफराद के उठाए हुए लोग, सब तशद्दुद, सारे बेलुबास किए हुए कैदी, वो सारा कुछ तो कर चुके हैं। इसके आगे क्या करना है? जान लेनी है 22 करोड़ लोगों की इस निज़ाम ने। इसलिए मैं आखिरी बात ये कहता हूं कि मार्क माई वर्ड्स, इंशाअल्लाह उल अजीज, जो मर्जी ये कर लें, ये हारा हुआ लश्कर जो मर्जी कर ले, इलेक्शन होगा, लाजमन होगा। इसको कोई डिले नहीं कर सकता, इसलिए कि ये मेरा मंशा नहीं है, ये मेरा मुतालबा हो सकता है, ये आइन का मंशा है। एक सेकंड, इजाज चौधरी साहब, साबित किया कि वो इलेक्शन कराने के अहल नहीं है। इससे बड़ी कोई ग्राउंड नायाली की और नहीं हो सकती कि जिनको 2-2 गाड़ियां हमने दी हुई हैं, 2-2 पेंशनें दे रहे हैं, तनख्वाहें दे रहे हैं, वो मराहत हैं जो मैं और आप ख्वाब में ही देख सकते हैं अपने खर्चे पे, वो सारी की सारी वो कहें कि हम इलेक्शन नहीं करा सकते। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का आर्बिटर डिक्टा आया जो उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दी, उस आर्बिटर डिक्टा में उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा कि आप तो कह रहे थे जब वो रात वाली अदालत बैठी थी कि 4 महीने में इलेक्शन हो जाएगा। 4 महीने किधर गए? अब उसके ऊपर 4 महीने और गुजरे, 4 महीने मजीद गुजर के 12 महीने से भी गुजर गए। तो इसलिए हम मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पे ये जो इनका रेफरेंस है सेनेटर एजाज चौधरी साहब का, वो और इस तरह के दूसरे रेफरेंस वो लगाए जाएं। और ये जो आइन तोड़ने वाली तोयने अदालत हुई है, ये भी चूंकि तोयने अदालत कंटेमनर और अदालत के दरमियान होती है, इसलिए हम गुजारिश करके तवज्जो उधर दिला रहे हैं कि वो भी बहुत जरूरी है ताकि आइंदा कोई आइन ना तोड़ने की कोशिश करे। गुजारिश मेरी ये है आपसे कि क्या मुल्क में इस बात तो रूल ऑफ लॉ चल रहा है या रूल ऑफ अथॉरिटी चल रही है? दूसरा सवाल मेरा सर आपसे ये है कि ये कह रहे हैं पीटीएम वाले के एक मुतफिक का तमाम फुल कोर्ट बनाया जाए। यहाँ पर लार्जर बेंच भी बने हैं, बड़े बेंच भी बने हैं, 9 रुकनी बेंच भी बने हैं। किसी को चमक की निशानी कहा गया है, कहीं कहा गया ब्रीफ केस चला है। हमेशा अदलिया के बड़े से बड़े फैसले को मुतनाज़ा किया है। क्या गारंटी है कि फुल कोर्ट बन जाए तो ये उसका फैसला तस्लीम कर लेंगे? एक देखिए, आपके इस सवाल और ऑब्जर्वेशन से मैं भी, मुसर्रत भी, चौधरी साहब भी, हम इत्तफाक करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इत्तफाक करती है कि ये सवाए उन फैसलों के जो फैसले आपको पता है
लाहौर के अंदर ये फैसले कराया करते थे फ़ोन करके कि बीबी नू 3 साल तू कट ना देना। वो सुन लेना, आप पढ़ा हुआ है, सारा इंटरनेट पे अभी भी है, कट ना देना। और फिर शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि केस जल्दी चलाओ 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 चलाओ, तो वो मेरे बारे में कह रहे वो नहीं चलान देंदा। और अगले हफ्ते मेरे खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा बना के 1997 में मुझे उठा लिया जाता है। एक वो तो नहीं मानेंगे, लेकिन मैं सिर्फ एक जजमेंट का हवाला देता हूं, और वो जजमेंट है जस्टिस गुलजार साहब की। 5 जजेस ने ये तय किया हुआ है कि ये सवाबदीद है। ये जो चीफ जस्टिस हैं इनकी भी, जो अगले आने वाले होंगे उनकी भी सवाबदीद है, इसलिए कि 184(3) जो दफ़ा आर्टिकल 184 है आइन का, उसके अंदर अगर आपने अमेंडमेंट करनी है, तो मैंने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की मिसाल दी है। सनसेट क्लॉज यहाँ 90 डेज पे लगता है, 91 नहीं हो सकते, उससे पहले आइनी तरमीम करनी पड़ेगी। और ये जो है इसमें भी आइनी तरमीम तो हो सकती है, कानून के जरिए से ये तरमीम नहीं हो सकती। फिर अदालत ने एक 9 रुकनी बेंच बनाया, उसमें से जजेस अपनी सवाबदीद है उनकी रिक्यूज़ कर सकते हैं, वो रिवायत रही है। और ये रिवायत बुरी नहीं है मेरे नज़दीक, एज अ ज्यूरिस्ट अच्छी रिवायत है कि अगर कोई जज साहब समझे नहीं बैठना चाहते वो उठ जाएं। फिर वो बेंच छोटे होते। अब इस वक्त भी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूल्स हैं उनके मुताबिक एक जज जब सुनेंगे उसको कहेंगे हियरिंग इन चैम्बर, 2 जज सुनेंगे तो उसको कहेंगे बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, 3 सुनेंगे तो उनको कहेंगे लार्जर बेंच। लार्जर बेंच तो मौजूद है, और ये इनकी जो फरमाइश है वो वहाँ मुल्क से बाहर बैठ के एक मफरूर किस तरह से, फिर दूसरे मफरूर पे क्यों पाबंदी है,